नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर हरिद्वार से। यहां पर लक्सर के कोतवाली के बालावाली में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेल के टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है और हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। 44 साल के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक बिजनौर के रहने वाले थे। शख्स की मौके पर मौत हो गई है। महिला की अस्पताल में मौत हुई। हरिद्वार के बालावाली में यह सड़क हादसा सामने आया है। बढ़ते आगे चमोली से अगली खबर। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाला उफान पर आ गया, जिससे हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्री फंस गए। हालांकि बाद में हाईवे को खोला गया, लेकिन फिर भी कई गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर रोका गया। असल में पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद अचानक से लामबगड़ नाला उफान पर आया। मलबा साफ करने के लिए जेसीबी को मौके पर लगाया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते मुश्किलें आई हैं। लामबगड़ नाला हर साल बरसात में बद्रीनाथ रूट पर लोगों को परेशान करता है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। इस बार भी लामबगड़ नाला उफान पर आने से बद्रीनाथ यात्री फंस गए। हालांकि फिलहाल रोड को चालू कर दिया गया। बढ़ते आगे। बागेश्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक टैक्सी चालक उफनती पिंडर नदी को पार करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सोराग गांव का है, जहां पर हाल ही में बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया था। अब पुल न होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बीच ड्राइवर जान जोखिम में डालकर वाहन को नदी के आर पार करा रहा है। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुल के निर्माण की मांग की है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सियूना गांव में भागीरथी नदी में पैदल रास्ता भी डूब गया है। इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से ग्रामीणों को कहीं भी आने जाने के लिए मुश्किल हो रही है। इस जगह पर लंबे समय से पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन पुल की जगह ट्रॉली यहाँ पर लगाई गई है और रस्सी खींचने के दौरान कई बार ग्रामीण भी चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग पैदल रास्ते में जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई, उससे उत्तराखंड भी सहमा हुआ है, जिसके बाद अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग बस हादसे में एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिला है। मृतक संजय सोनी राजस्थान के रहने वाले थे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में लापता 8 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसमें अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम ने भी शुक्रवार को हादसे वाली जगह पर जाकर निरीक्षण किया है। बारह ऐसे यात्री थे जिसमें से 3 की बॉडीज़ हमें कल ही मिल गई थी और 1 की बॉडी हमें आज अभी तक मिल गई है। 4 अभी तक डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर पाए हैं और 8 अभी भी लापता हैं। लेकिन हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम रात को भी एक्टिव थी। अभी भी हमने 6 रेस्क्यू टीम्स की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में अलकनंदा नदी एरिया में लगा रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित इलाज किया जाए। साथ ही घायलों और उनके परिवार वालों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की है, जिसमें जबरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। मीटिंग में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी हल्द्वानी के दौरे पर गए, जहां पर उन्होंने जबरानी बांध की साइट और कामों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से बांध परियोजना के कामों को देखा और इसे लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी थे और दोनों के बीच राज्य की विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई। सीएम धामी ने कहा कि ये योजना बीते 6 दशकों से इंतजार कर रही थी। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन पीएम मोदी की वजह से इसको मंजूरी मिली। 2029 का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से तराई में सिंचाई और पेयजल सुलभ हो जाएगा। पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आईं और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुंचेगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर खबर है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर खबर यह है कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया गया, जो कि 3 हफ्तों में सरकार को जवाब देना है। यानी कि अब चुनाव जुलाई में तय हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जून के चुनाव नियमावली का गजट पब्लिकेशन नहीं होने को आधार बनाकर रोक लगाई थी, मगर 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहले भी जारी किया गया है, तब भी अधिकांश सीटों का आरक्षण बदलाव किया गया है। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से
राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। हाईकोर्ट से रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हाथ आजमा रहे हजारों दावेदारों और सियासी दलों ने भी राहत की सांस ली है। देखिए, 23 जून को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। शुक्रवार को चुनाव पर लगी रोक हटते ही सभी ने राहत की सांस ली। राज्य निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और आनन फानन में एक बार फिर मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि शासन से बातचीत के बाद जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको रीशेड्यूल करने का जल्द ही हम कार्यक्रम सरकार को भेजेंगे और बातचीत करने के बाद उसको तय किया जाएगा। सर, इसका नोटिफिकेशन दोबारा नए सिरे से होगा? ये हमने नोटिफिकेशन पूरा निरस्त नहीं किया था, तो अब एक संशोधित अधिसूचना जारी होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुका है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सभी जनपदों की विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को भेजकर जिला पंचायत सीटों पर अपना अपना पैनल मंगा लिया। सब प्रमुख लोगों की राय मशविरा, उनका क्या क्या सुझाव हैं, उन सब सुझावों को संकलित कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी हो सकता है। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने थे। लेकिन बदले हालात में ये शेड्यूल अब और भी पीछे जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन बुलाया जा रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इसके पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका है और सेशन से पहले किसी अन्य को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा जाना है। लिहाजा सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इसे लेकर कैबिनेट विस्तार हो सकता है और संसदीय कार्य मंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। हालांकि किसी वर्तमान मंत्री को भी संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया जा सकता है। धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल संसदीय कार्य मंत्री की रेस में फिलहाल आगे हैं। वहाँ पर सर्वदलीय मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा दिया जाता है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री का अहम रोल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिसको निश्चित किया जाएगा उस काम को करेगा। पर इंतजार कीजिए, अभी तो 19 अगस्त के बाद ही होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। हो सकता है कि तब तक विस्तार भी हो जाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसमें आपका भी नाम आ रहा है कि आपको भी? देखो, ऐसा है कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और मुख्यमंत्री जी को पता है कि किस आदमी को काम देना है। उनको जो है जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनली चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए 29 जून को नामांकन और 30 जून को मतदान होगा। हालांकि बीजेपी में आम सहमति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इसके बाद चुनावी हलचल तेज है। चुनाव संयोजक खजान दास ने भी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाता है तो महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक
विनोद चमोली और विधायक खजानदास का नाम भी चर्चा में शामिल है। का निर्णय अभी कुछ दूर दूर तक संकेत में भी नहीं है। जब विषय निकल कर आता है, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रूप में आएंगे वो चर्चा करेंगे। और क्योंकि जो हमारा तो एक राजनीतिक दल ऐसा है कि जो पूरी तरह निर्वाचन पद्धति को अपनाता है, अभी नामांकन ही शुरू नहीं हुआ तो किस पर कैसे कह सकते हैं कि कोई सर्वसम्मति बनेगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को सहसपुर में जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने पूछताछ की तो हरक सिंह ने अपने विरोधियों को इसका ठीकरा फोड़ दिया। देखिए। कॉर्बेट पार्क रोड केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को एक बार फिर ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया और देहरादून के सहसपुर के जमीन मामले में दस्तावेज लिए तो सवाल जवाब भी किए। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं, कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं कि मेरा प्रभाव है और कहीं उसके कारण मुझको रोकने के लिए, मेरी राजनीति को कमजोर करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हरक सिंह रावत और उनके करीबियों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके पास जमीन के सभी दस्तावेज मौजूद हैं और कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। हरक के मुताबिक ईडी सीबीआई की जांच कांग्रेस नेताओं के लिए मेडल है तो बीजेपी ने जांच एजेंसियों पर भरोसा रखने की बात कही है। अब जैसे माने राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जितने सम्मान आएंगे वो हमारे लिए मेडल है, ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना संघर्ष रहेगा, जितना राजनीति में आपका प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो हरक सिंह जी हों या अन्य अधिकारी हों, उनको जो पाक साफ हैं उनको इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। ईडी जब भी निर्णय करेगी तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी एजेंसी है जो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कॉर्बेट पार्क रोड केस साल 2019 का है जब हरक सिंह रावत फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। कॉर्बेट में पेड़ काटने से जुड़े मामलों में तो पूछताछ हो चुकी, पर अब ईडी ने देहरादून में जमीन से जुड़े मामलों में जांच आगे बढ़ाई है और हरक सिंह रावत की मुसीबत कम होती नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पुतला दहन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल चंद्रशेखर चौक को निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी राज्य सरकार का पुतला दहन करने पहुंचे थे, लेकिन इस बीच पुलिस भी पहुंची और पुतला छीनने लगी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतले को लेकर छीना झपटी हुई और बाद में छीना झपटी के दौरान पुतला फट गया। बाद में कांग्रेसियों ने बचे हुए पुतले का दहन किया और सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रविवार को राज्य सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में 5 सेंटर पर ये परीक्षा आयोजित होगी। रुड़की की नगर पंचायत रामपुर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रामपुर चुंगी पर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने रेट्रो साइलेंसर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। 6 ऐसी बाइकों को सीज किया गया जिनमें रेट्रो साइलेंसर लगा था। हरिद्वार में भी एमएसएमई महोत्सव का आयोजन किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था एमएसएमई की ओर से महोत्सव का आयोजन किया गया। नैनीताल पालिका बोर्ड पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, तालेबंदी की, साथ ही मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। 23 जून को हल्द्वानी में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार का नवनिर्मित चंडीघाट का पुल कांवड़ मेले से पहले शुरू किया जा सकता है।
NHAI के चेयरमैन ने पुल का निरीक्षण किया है। ओपनर कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट अवमानना याचिका पहुंची है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। उत्तराखंड परिवहन विभाग को 112 नए कांस्टेबल मिल गए हैं। हरिद्वार सहित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इनकी पासिंग आउट परेड हुई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर काशीपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।